हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक। दिस इज़ मी सर फरहाद और ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज हम पढ़ने वाले हैं ईटा एमडीकेस टेस्ट 2022 सॉल्यूशन पार्ट सी। मतलब ये कि इससे पहले हमने पार्ट ए और पार्ट बी ये दो पार्ट्स अपलोड किए हैं जिसमें मैंने 10-10 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। और आज हम पार्ट सी को अपलोड करने जा रहे हैं ईटा एमडीके टेस्ट 2022 की। मतलब कि 2022 में 2022 में जो एमडीके टेस्ट हुआ था उसमें जो फिजिक्स वाला पोर्शन है इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसमें आज हम पार्ट नंबर सी को अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं 91 एमसीक्यूज को। मतलब कि 91 एमसीक्यू से हम स्टार्ट लेते हैं। 91 एमसीक्यूज क्या कह रहा है? व्हेन टू कंडक्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर are attached in series to external circuit, their net resistance is option A R, option B 2R, option C 3R, option D 4R। ये तो इजी एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज कह रहा है कि आपके पास दो कंडक्टर है और दो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है दोनों कंडक्टर की वो R है। मतलब कि ये एक कंडक्टर हुआ जिसकी रेजिस्टेंस R और ये भी एक कंडक्टर हुआ जिसकी रेजिस्टेंस क्या है? R है। और ये कह रहा है कि दोनों कंडक्टर को आपने सीरीज में किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ अटैच किया है। मतलब कि ये दोनों कंडक्टर सीरीज में है तो इन दोनों कंडक्टर की कंबाइन रेजिस्टेंस जो है वो कितना बन जाएगी। तो आपको पता है कि जो सीरीज में हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो इसकी जो फार्मूला है आर इक्विवेलेंस, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट इसके बराबर होता है। और अगर पैरेलल में आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो तो उसकी फार्मूला 1 ओवर R इक्विवेलेंस, ये 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 और प्लस डॉट डॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीरीज में है तो मतलब कि ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो कितने रेजिस्टेंस है? दो रेजिस्टेंस। मतलब कि ये R प्लस R3 जो है ये हम जो है यहाँ पे मिटाते हैं, सिर्फ R1 और R2 रह जाएंगे और दोनों जो है वो R और R मतलब R के बराबर है तो R प्लस R हो जाएगा और R प्लस R से 2R बन जाएगा। मतलब यह है कि सीरीज में अगर आप जितने भी इक्वल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो तो उसकी R इक्विवेलेंस जो है ये NR के बराबर होगा, NR। अगर आप 1000 इक्वल रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो 1000 R जो है यानी 1000 R इसकी इक्विवेलेंस आएगा। अगर 100 रेजिस्टेंस को आप इक्वल रेजिस्टेंस के कनेक्ट करते हो तो 100 R आ जाएगा, मतलब NR के बराबर है। इट मींस के ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन 2R। एमसीक्यू नंबर 92 को आप देखें। एमसीक्यू नंबर 92 कह रहा है कि इन आइडियल एसी जनरेटर हैज इक्वल इनपुट एंड आउटपुट, इट्स हीट डिसिपेशन विल बी of number option A of some finite value, option B 0, option C maximum, option D very much small। ये कह रहा है कि एक आइडियल एसी जनरेटर है जिसकी आउटपुट और इनपुट दोनों इक्वल है तो इसमें हीट डिसिपेशन कितना होगा। तो ये तो क्लियर है कि अगर एक आइडियल एसी जनरेटर है तो आइडियल की मीनिंग है एसी जनरेटर, आपको पता है एसी जनरेटर एक ईएमएफ सोर्स है और हर एक ईएमएफ सोर्स की एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और इसी इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू इस ईएमएफ सोर्स के अंदर हीट डिसिपेट होता है। लेकिन अगर आइडियल एसी जनरेटर है तो मतलब कि ये आइडियल ईएमएफ सोर्स है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो इस जनरेटर के अंदर कोई हीट डिसिपेट नहीं होगा। एक तो इस तरह आप कह सकते हो, मतलब कि हीट डिसिपेशन 0 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। दूसरा ये कि उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि इनपुट और आउटपुट इक्वल है। अगर इनपुट और आउटपुट इक्वल है इट मींस कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है। अगर एनर्जी लॉस नहीं हुआ है तो मतलब कि कोई हीट डिसिपेट नहीं हुआ है, हीट डिसिपेट 0 होगा। और इसके अलावा ये उन्होंने आइडियल एसी जनरेटर का नाम दिया हुआ है एमसीक्यूज में। तो अगर आइडियल एसी जनरेटर है तो इस आइडियल एसी जनरेटर में किसी किस्म की एनर्जी लॉस नहीं होता, मतलब कि हीट डिसिपेशन जो है ये 0 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन।
MCQs नंबर 93 को देखे, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है न्यूटन एम्पेयर इनवर्स स्क्वायर मीटर पावर 1, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है टेस्ला। यहाँ पे अगर आप देखें मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है ये B.A या BA के बराबर होता है। B.A BA cos थीटा की यूनिट नहीं है, इसलिए सिर्फ हम BA लिखते हैं, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू BA। और यहाँ पे फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट, ये B की यूनिट जो है वो टेस्ला हो जाएगा, टेस्ला, और A की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन चूंकि उन्होंने टेस्ला में नहीं मांगा हुआ है, उन्होंने मीटर न्यूटन एम्पेयर में मांगा हुआ है, तो टेस्ला में ये नहीं है। टेस्ला ऑप्शन डी, सिर्फ उसमें टेस्ला दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर इसके साथ नहीं है, तो इस टेस्ला को हम जो है न्यूटन या एम्पेयर में लिखेंगे। इसके लिए आपने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है ये IBL के बराबर होता है, F मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू IBL, और B जो है ये F डिवाइडेड बाई IL, और B की यूनिट टेस्ला है, तो टेस्ला विल बी इक्वल टू F की यूनिट न्यूटन और I की यूनिट एम्पेयर और L की यूनिट मीटर, तो मतलब कि टेस्ला की जगह हम न्यूटन पर एम्पेयर मीटर लिख सकते हैं। अगर ये हम यहाँ पे लेके तो फाई विल बी इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर मीटर ज़रबे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर ज़रबे मीटर, एम्पेयर को ऊपर ले जाने से ये फाई विल बी इक्वल टू न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो है ये न्यूटन एम्पेयर इनवर्स और मीटर है, ये भी नोट कर ले, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी है। अगर इस तरह के ऑप्शन दिए हो तो आप ये ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन अगर इस तरह के ऑप्शन दिया हो न्यूटन एम्पेयर में, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट न्यूटन एम्पेयर इनवर्स और मीटर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 94 को देखे, AC जनरेटर स्टॉप सडनली व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज ओवरकम द बैक EMF, टॉर्क ऑफ बैक EMF एक्सीड द एक्सटर्नल टॉर्क, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल प्रोड्यूस्ड हीट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल डिक्रीज। ये MCQs जो है 94 MCQs, ये AC जनरेटर नहीं है बल्कि ये AC मोटर है। दिस इज नॉट द AC जनरेटर, ये AC मोटर है। और ये AC मोटर जो है इसमें जो आर्मेचर है, जो कॉइल है, वो कब स्टॉप होगा? सडनली स्टॉप हो जाएगा जब, देखिए AC मोटर में दो वोल्टेज होते हैं, एक अप्लाइड वोल्टेज होता है जिसके थ्रू आप AC मोटर में जो रोटेटर होता है उसको रोटेट करते हैं, और एक बैक EMF होता है जो कि रोटर में पैदा होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो रोटर अगर एक्सटर्नल वोल्टेज बैक ईएमएफ से ज्यादा है तो रोटर रोटेट करेगा, लेकिन अगर बैक ईएमएफ और एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल है तो रोटर जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रोटेट करेगा। लेकिन अगर बैक ईएमएफ जो है ये एक्सटर्नल वोल्टेज से एक्सीड करे तो ये रोटर जो है ये सडनली स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि बैक ईएमएफ जो है ये हमेशा के लिए रोटर की रोटेटिंग इफेक्ट को अपोज करता है। तो मतलब ये कि टॉर्क ऑफ बैक ईएमएफ, यानी बैक ईएमएफ जो टॉर्क पैदा करता है और एक्सटर्नल ईएमएफ वोल्टेज जो टॉर्क पैदा करता है, ये दोनों क्या है? अपोजिट है। और जब बैक ईएमएफ की टॉर्क एक्सटर्नल वोल्टेज की टॉर्क को एक्सीड करता है तो फिर ये एसी मोटर जो है ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एसी मोटर है, एसी जनरेटर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने एसी जनरेटर क्यों लिखा है, क्योंकि ये तो एमडीके टेस्ट 2022 वाला टेस्ट है, तो ये इसमें गलती है, या मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये एसी जनरेटर की जगह आप एसी मोटर लेके। ओके, 95 एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। आउटपुट करंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, ऑप्शन ए एसी, ऑप्शन बी यूनिडायरेक्शनल करंट, ऑप्शन सी जीरो ऑलवेज, ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। ये कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की
अल्टर जो करंट होता है ये कैसे होता है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो करंट आउटपुट करंट होता है वो इस तरह होता है, इस तरह। दिस इज द आउटपुट करंट। और ये आउटपुट करंट एक तो ये कि ये जीरो नहीं है, नंबर एक। नंबर टू ये कि इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इसकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकता। और नंबर तीन के इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन एक है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा, मतलब कि ये एसी नहीं है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, एसी करंट। एसी नहीं है, एसी तो टू डायरेक्शनल करंट है, यहाँ पे आपको वन डायरेक्शनल करंट मिल रहा है। ऑप्शन बी यूनिडायरेक्शनल करंट। यूनिडायरेक्शनल करंट ये है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा। ऑप्शन सी जीरो, ऑलवेज जीरो तो नहीं है। ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन बनाता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास टाइम है और यहाँ पे करंट है, तो यहाँ पे अगर इस तरह स्ट्रेट लाइन एक करंट बनाता है तो इसकी मीनिंग ये है कि ये इसकी डायरेक्शन भी एक है और इसकी मैग्नीट्यूड भी एक है, इसकी मैग्नीट्यूड में वेरिएशन नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला करंट है, इसको स्टेडी करंट कहते हैं। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट करंट है ये स्टेडी करंट नहीं होता, ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल करंट होता है, इसमें डीसी और एसी पार्ट दोनों होते हैं। तो मतलब यह है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यूनिडायरेक्शनल करंट। ओके, एमसीक्यूज नंबर 96 को देखें। द रेजिस्टेंस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज। फुल वेव रेक्टिफायर की जो रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, ऑप्शन ए लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर की रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस कम होता है। मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, या फुल वेव रेक्टिफायर की जो रेजिस्टेंस है ये हाफ वेव रेक्टिफायर की रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। ऑप्शन सी इक्वल, या ये इक्वल होते हैं। ऑप्शन डी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द रेजिस्टेंस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, या हाफ वेव रेक्टिफायर की रेजिस्टेंस के मुकाबले में फुल वेव रेक्टिफायर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। फुल वेव रेक्टिफायर की रेजिस्टेंस हाफ वेव रेक्टिफायर की रेजिस्टेंस के मुकाबले में ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होता है जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड होते हैं। तो इस तरह फुल वेव रेक्टिफायर की रेजिस्टेंस जो है ये हाफ वेव रेक्टिफायर की रेजिस्टेंस के मुकाबले में ज्यादा होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 97 को देखें। एन इलेक्ट्रॉन विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है जब इसकी ऑप्शन ए लॉन्ग वेवलेंथ, ऑप्शन बी शॉर्ट वेवलेंथ, ऑप्शन सी लो वेव के फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी सर्कुलर मोशन। एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है, आप देखें डी ब्रागली हाइपोथेसिस के मुताबिक आपने पढ़ा है कि जो लेम्डा होता है ये h/p के बराबर होता है। लेम्डा इज इक्वल टू h/p, दिस इज दी डी ब्रागली हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे देखें लेम्डा इज इक्वल टू h/p, और आपने ये पढ़ा है कि जो मोमेंटम होता है ये 2me के बराबर होता है, 2me स्क्वायर रूट। ये e क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो लेम्डा विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2me स्क्वायर रूट। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेम्डा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रॉन के साथ मैटर वेव की जो वेवलेंथ है ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें इन इलेक्ट्रॉन विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज शॉर्ट वेवलेंथ। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर लॉन्ग वेवलेंथ है तो काइनेटिक एनर्जी तो मिनिमम रहेगा। लो फ्रीक्वेंसी की मतलब लॉन्ग वेवलेंथ, सर्कुलर मोशन तो नहीं आ सकता, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, शॉर्ट वेवलेंथ। ओके, MCQs नंबर 98 को देखें। MCQ नंबर 98 कह रहा है when AC is converted to DC the process is called। आप अगर AC को DC में कन्वर्ट करते हो तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए मैग्निफिकेशन, ऑप्शन बी एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन सी रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन डी रिसोल्यूशन। तो इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। द कन्वर्जन ऑफ AC into DC is called rectification and the device is called rectifier, मतलब ऑप्शन सी is correct option।
ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 99 को देखें, इन पेयर एनिहाइलेशन टू गामा रेज फोटॉन क्रिएटेड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन नॉट इन सेम डायरेक्शन बिकॉज, ये कह रहा है कि पेयर एनिहाइलेशन में, पेयर इनहाइलेशन कैसे कहते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन आते हैं इस आपस में इनहाइलेट करते हैं और दो गामा फोटॉन को क्रिएट करते हैं। तो ये कहते हैं कि पेयर इनहाइलेशन में दो गामा फोटॉन क्रिएट होते हैं और दो गामा फोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते। ये किसकी वजह से? दिस प्रोसेस दिस प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करता है, या दिस प्रो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करता है, या दिस प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या ये चार्ज ऑफ कंजर्वेशन को प्रूव करता है, या दिस प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ये मास और एनर्जी को प्रूव करता है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, दिस प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये दो इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन की मासेस आपस में सेम है और दोनों की स्पीड भी सेम है, एक स्पीड से हम दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव करते हैं। तो मतलब यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है, ये दोनों मोमेंटम सेम है, दोनों मोमेंटम मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इसकी नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा? नेट मोमेंटम ये जीरो हो जाएगा। तो ये इसकी नेट मोमेंटम जीरो हो जाएगी जब ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने के बाद ये दो गामा फोटॉन को जो है वो क्रिएट करेगा। ये दो गामा फोटॉन भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दो गामा फोटॉन भी एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल करेगा और इसकी फाइनल मोमेंटम जो है वो भी जीरो हो जाएगी। तो इस तरह इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होंगे? जीरो होंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे ओबे होगा। तो मतलब कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, एमसीक्यूज नंबर 100 को देखे, द रेडिएशन एमिटेड बाय वार्म ब्लडेड एनिमल लाइज इन द रीजन ऑफ, जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं ये जो रेडिएशन निकालते हैं ये किस रेंज में होता है, किस रीजन में आते हैं? विजिबल में, अल्ट्रावायलेट में, इंफ्रारेड में, या एक्सरे? मतलब जो ह्यूमन बॉडी है इससे जो रेडिएशन इमिट होता है, जो एनिमल होते हैं इससे जो रेडिएशन इमिट होते हैं, ये किस रेंज में, रीजन में आते हैं? ये इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। मतलब कि जो लिविंग थिंग होते हैं, जो एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल, ये क्या होते हैं? ये हमेशा 24 घंटे जो है वो इंफ्रारेड रीजन में रेडिएशन को निकालते हैं। ओके, मतलब कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, एमसीक्यूज नंबर 101 को देखे, विच फोटॉन इज ट्रेवलिंग विद लार्जेस्ट स्पीड इन वैक्यूम, कौन सा फोटॉन लार्जेस्ट स्पीड इन वैक्यूम में जाते हैं? गामा फोटॉन, विजिबल लाइट फोटॉन, इंफ्रारेड, या ऑल फोटॉन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट? यहाँ पे ये जबरदस्त कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। जितने भी फोटॉन हैं वो गामा फोटॉन है, एक्सरे, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो, अल्ट्रावायलेट, माइक्रो, जितने भी फोटॉन है ये सब के सब फोटॉन जो है ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ वैक्यूम में जाते हैं, मतलब कि सेम स्पीड के साथ जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये आपने नहीं करना कि गामा फोटॉन चूंकि मोर एनर्जेटिक है तो इसकी स्पीड ज्यादा नहीं, यहाँ पे एनर्जी में तो फर्क है, वेवलेंथ में भी फर्क है, फ्रीक्वेंसी में भी फर्क है, लेकिन स्पीड में फर्क नहीं है। सब के सब फोटॉन वो मोर एनर्जेटिक हो या लेस एनर्जेटिक हो, एक ही स्पीड के साथ वैक्यूम में जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 102 को देखे, द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इज, तो नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पता है, उसमें जो टाइम होता है वो टोटल नहीं होता बल्कि उसमें टाइम अप्रोचेस टू जीरो होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो एवरी each amount of displacement या equal amount of displacement is covered in equal interval of time उसमें। और वेरिएबल वेलोसिटी में तो ऐसा नहीं होता, मतलब कि जो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है उसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ओके, एमसीक्यूज नंबर 103 को देखे, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल प्रिडिक्ट अबाउट,
ये जो एक रेडिएक्टिव एलिमेंट होता है, रेडिएक्टिव सैंपल होता है, इसकी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि इसकी एक हाफ लाइफ होती है। तो ये हाफ लाइफ जो होता है एक रेडिएक्टिव सैंपल की, ये हमें क्या प्रिडिक्ट करता है, क्या देता है? होल लाइफ ऑफ सैंपल, ये हमें होल लाइफ ऑफ सैंपल देता है। ये डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ हाफ नंबर ऑफ एटम्स, या वो टाइम जिसमें हाफ नंबर ऑफ एटम डीके हो, वो देता है। या डीके ओनली, या सिर्फ डीके देता है। या टोटल टाइम ऑफ स्टेबल एटम, या स्टेबल एटम का टोटल टाइम। तो यहाँ पे हाफ लाइफ वो टाइम है जिस टाइम में एक रेडियोएक्टिव सैंपल में जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो हाफ नंबर में डीके हो जाए। तो मतलब ये है कि हाफ लाइफ जो है ये हमें डिसइंटीग्रेशन टाइम देता है ऑफ हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दी रेडियोएक्टिव सैंपल। मतलब ये कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 4 को देखें। इन ए कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक वायर the electric current flows due to protons, due to ions, due to holes, due to electron। तो एक कंडक्टर में, एक कंडक्टिंग वायर में, चूंकि वायर एक मेटल से बना होता है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो मतलब यह है कि कंडक्टिंग वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 105 मतलब 105 को देखें। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। तो आपने पढ़ा है कि जो लाइमन सीरीज होता है ये अल्ट्रावायलेट में लाई करता है, बाल्मर सीरीज जो है ये विजिबल में लाई करता है, और जो पास्टन और ब्रैकेट सीरीज होता है ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। तो मतलब यह है कि सबसे मोर एनर्जेटिक वाला रीजन जो है इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट में, ये कौन सा है? अल्ट्रावायलेट है। अब अगर लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रहा है तो मतलब कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ जो है इन 4 सीरीज में ये किस में होगा? ये जो है लाइमन सीरीज में होगा। ओके, एमसीक्यूज नंबर 106 को देखते हैं। Which radiation cannot be generated under electron transition and different orbit? Infrared, ultraviolet, X-ray या gamma rays? तो इंफ्रारेड रेडिएशन भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से हम क्रिएट कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से क्रिएट हो सकता है, एक्सरेज भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से क्रिएट होते हैं। तो मतलब ये कि ये तीनों रेडिएशन जो है ये एटॉमिक रेडिएशन है, ये हम शेल्स में जो है एनर्जी लेवल्स में क्रिएट करते हैं। जबकि गामा रेज है, आपको पता है कि गामा रेज न्यूक्लियस से जो है वो एमिट होता है, गामा रेज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एमिट करते हैं, ये शेल से एमिट नहीं होता। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के थ्रू आप गामा रेज को क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, एमसीक्यूज नंबर 107 को देखें। रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ए इनिशियल नंबर ऑफ एटम, नंबर बी टेम्परेचर, नंबर सी नेचर ऑफ मटेरियल, और ऑप्शन डी टाइम। तो रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिविटी में आपने डीके रेट पढ़ा होगा, दी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे अगर इनिशियल नंबर ऑफ एटम ज्यादा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में तो डीके रेट भी ज्यादा होगा। मतलब रेडियो एक्टिविटी इस पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर एक एक्सटर्नल फैक्टर है, और आपने पढ़ा है कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है इसकी मीनिंग यह है कि ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। रेडियो एक्टिविटी एक अनकंट्रोलेबल प्रोसेस है, इसको हम तेज और स्लो नहीं कर सकते। मतलब इसको हम एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू वेरी नहीं कर सकते। तो मतलब कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ मटेरियल इस पे डिपेंड करता है, कुछ मटेरियल के रेडियो एक्टिविटी तेज होते हैं और कुछ मटेरियल की रेडिएक्टिविटी स्लो होती है, इस पे डिपेंड करता है। टाइम पर डिपेंड करता है, जितना आप ज्यादा टाइम एक रेडियो एक्टिव सैंपल पे गुजरेगा इतना इसकी रेडिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो जो है डिसइंटीग्रेट हो गए, एंड वाइस वर्सा। तो मतलब ये कि एक जो टेम्परेचर है ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इस पे डिपेंड नहीं करता। इस तरह प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो नेचर ऑफ मटेरियल और इसके अलावा इनिशियल नंबर ऑफ एटम इन दी मटेरियल, रेडियोएक्टिव एलिमेंट और टाइम, इन पे डिपेंड करता है। लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज एक्सेट्रा इन पर डिपेंड नहीं करता।
करता। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ये कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी किस पर डिपेंड नहीं करता, तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। MCQs नंबर 108 को देखें, विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बिकरल भी यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, क्यूरी भी यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, और इसके अलावा डीके पर सेकंड ये भी यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, लेकिन टेस्ला पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, और इसमें सबसे जो बड़ा यूनिट है वो क्यूरी है। MCQs नंबर 109 को देखते हैं, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, हाफ लाइफ, ट्रांजिशन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे आप रेडियो एक्टिविटी लेके क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की क्या है यूनिट है। MCQs नंबर 110 को देखें, विच वन इज स्टेबल एलिमेंट इन द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग में कौन सा जो है वो स्टेबल एलिमेंट है। ऑप्शन ए में लीड, ऑप्शन बी में प्लूटोनियम, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी प्रोटेक्टिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लीड की यहाँ पे आप किस बेस पर कहेंगे कि ये मोर स्टेबल है, हाफ लाइफ के बेस पर। तो अगर आप देखें यहाँ पे रेडियम की हाफ लाइफ 1600 ईयर है, 1600 ईयर, और प्लूटोनियम की हाफ लाइफ जो है ये है 8 ज़रब 10 की ताकत 7 ईयर, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 7 ईयर। और प्रोटेक्टिनियम की जो हाफ लाइफ है यहाँ पे वो है 328 ज़रब 10 की ताकत 2 ईयर, मतलब 328 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2 ईयर्स, ये प्रोटेक्टिनम की हाफ लाइफ है। और लीड की हाफ लाइफ तकरीबन इन्फिनिटी है, ये मोर स्टेबल है। तो मतलब कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द पार्ट नंबर सी ऑफ ईटा MTCAT टेस्ट 2022 सॉल्यूशन। एंड इसके बाद ऑप्शन नंबर पार्ट डी को हम अपलोड करेंगे, और इंशाल्लाह पार्ट डी में ये टेस्ट की जो सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।